हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है जलौका औचारणीय, यानी कि जलौका का क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज़ है और मेथड ऑफ यूजेज क्या हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ जलौका क्या होता है और कुछ ऐसे क्लिनिकल पॉइंट्स जो अब तक ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। तो निरुक्ति के तौर पे अपन क्या यूज किया जाता है, सुश्रुत ने जो दिया है वो है जल माश आयुरिति जलायु का, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस जीव का जल ही आयु हो उसे हम जलायु का कहते हैं। ठीक, फिर दूसरा चीज़ बताया जाता है जल माश ओक इति जलौकस, यानी कि जो इसका जल ओक हो, ओक यानी कि एक प्रकार से बोला जाता है कि जिसमें वो रहता हो या आश्रय समझ सकते हैं, तो उसको अपन जलौका बोला जाता है। तो ये जो दो शब्द हैं ये निरुक्ति होती है, सुश्रुत के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा सूत्र स्थान के 13 नंबर के जो अध्याय है उसके अंतर्गत मिलता है। फिर इसके बाद आपको अष्टांग हृदयकार का जो है उन्होंने भी वर्णन किया है कि जलौकास्तु सुखिना रक्तस्राव योजयत। ठीक है, जिससे सुखपूर्वक जल का रक्त का स्राव किया जा सके उसे जलौका बोला जाता है। तो ये दो को जो कोटेशन है ये हमारी निरुक्ति के तौर पे या फिर परिभाषा के तौर पे अपन यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे परिचित होते हैं इससे कि इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि आचार्य सुश्रुत ने किन के संदर्भ में बताया कि इनको हम जलौका से ही ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वैसी कुछ परिस्थितियां बता के रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नृप आढ़ बाल, ठीक है, भीरु और दुर्बल या नारी या फिर सुकुमार जितने भी लोग हैं उनके संदर्भ में। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये बालक हो गया, तो बाल पेशेंट है, कोई ऐसा जो रोगी है जो बाल है, या फिर स्त्री है, या फिर जो राजा जैसा है, या फिर भीरु यानी कि जो डरपोक स्वभाव का, टिमिड स्वभाव का जो व्यक्ति होते हैं, या फिर ओवरऑल बोला जाए तो जो सुकुमार लोग होते हैं उनके लिए जलौका ही रक्त श्रावण का उत्तम और परम सुकुमार अयम। ठीक है, यानी कि जो रक्त शस्त्र के द्वारा या फिर जो ओवरऑल देखा जाए कि रक्त विश्रावण की जो टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें सबसे जो परम सुकुमार मेथड होता है शोणित अवसेचन का, उसको चौलौका विधि ही बोला जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि दो चीज़ यहाँ पे हमने सीखा। पहला सीखा कि इंडिकेशन सुश्रुत ने किस चीज़ में इंडिकेशन बताया है, तो नारी हो गई, दुर्बल व्यक्ति हो गया, भीरू व्यक्ति हो गया, बालक हो गया, या फिर कोई आढ़ पुरुष है, ठीक है, उसके संदर्भ में है, तो उन लोगों को हम जलौका से ट्रीट करने को प्रायोरिटी देंगे रक्त विश्रावण के संदर्भ में। ठीक है, दूसरा जो कोटेशन है जो रेड कलर से बताया गया है, ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि परम सुकुमार अय, ठीक है, शोणित अवशेषणों पायो अभिहितो जलौकस, यानी कि कहने का मतलब है कि जो जलौका है वो रक्त अवशेषण की जो प्रक्रिया होती है या शोणित अवशेषण की जो प्रक्रिया उसमें परम सुकुमार के लिए हितकर होता है। ठीक, ये रही बात। फिर आगे यदि अपन चर्चा करते हैं इसी में इसके इंडिकेशन या फिर महत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जो जलौका होता है वो रक्त जब निकालता है तो उसमें जैसे हंस और के कंसेप्ट में आता है कि दूध और उदक, इन दोनों को दुग्ध मिश्रित उदका जो होता है उसको हंस अलग करके केवल जल को या फिर केवल दूध को सेपरेट करके इंडिविजुअल पी सकता है। वैसे ही जो अपना जो जलौका होता है, तो ये मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये जो दूषित रक्त होता है और प्योर रक्त होता है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। यानी कि इसके कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। जब ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको दोबारा से रिकॉल कराऊंगा। तो वैसे ही जैसे हंस का गुण होता है वैसे ही जलौका का भी गुण होता है। हंस दूध और उदक को सेपरेट कर सकता है, जलौका दूषित रक्त और शुद्ध रक्त को सेपरेट करके यूज करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी हम अपने इंडिकेशन या इम्पोर्टेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे का जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लीचेज, यानी कि एक प्रकार से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन से ऐसे जलौका हैं जो कि एक प्रकार से उनका प्रयोग वर्ज्य बताए हैं सुश्रुत ने। ठीक है, तो स्थूल मध्या, जैसे ये जो जलौका है इसका देखो मिडिल पार्ट कितना है, बहुत ज़्यादा स्थूल है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की जो जलौका होती है जिसका मध्य भाग बहुत ज़्यादा स्थूल रहता है, या फिर परिक्लिष्टा, यानी कि एक प्रकार से जैसे ये होगी परिक्लिष्टा। ठीक है, मंद विचेष्टा, ये जो है मंद विचेष्टा स्वभाव की, यानी कि जिसमें गति ना हो, तो वैसी चीज़ों को
प्रयोग करोगे तो काम नहीं करेंगी, ठीक है। अग्रणी जो कि रक्तपान करना अच्छा नहीं समझती हो या फिर बहुत कम ग्रहण करती हो, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए ना, ताकि हम जो दूषित रक्त है उसको वो कर सकें। और एक होती है सबिस। सबिस जो जलौका होती हैं 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो जलौकाएँ होती हैं वो सब के सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। यानी कि एक बार कंक्लूड करूँ तो ये है कि स्थूल मध्य वैसी जलौका जिनकी स्थूल भाग मध्य वाला होता है, ठीक है। और परिक्लिष्टा और मंद विचेष्टा और जो अल्प ग्रहण करते हो रक्त को, और जो भी सबिस जलौका है वो सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लीचेज होती है। इनका प्रयोग हम प्रायः नहीं करते हैं। फिर इसके बाद अपन क्लासिफिकेशन की यदि बात करते हैं तो ये ओवरऑल जो रक्त मोक्षण की प्रक्रिया है, यानी कि शरीर से ब्लड को निकालने की जो प्रक्रिया है, उन सबको एक ही फ्लो चार्ट में बताया गया है। तो हम शरीर से ब्लड कैसे निकाल सकते हैं? तो एक होता है शस्त्रकृत मेथड, एक होता है अशस्त्रकृत मेथड, ठीक है, जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टेक्निक नहीं यूज कर रहे हैं होते। जैसे शस्त्रकृत में क्या होता है कि जो शस्त्रकृत ब्लड रक्त विश्रावण होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्रच्छान्य होता है, एक शिरावेदन होता है, ठीक है। दूसरा है अशस्त्रकृत। अशस्त्रकृत में क्या होता है कि श्रृंग, जलौका और अलाभु, इनके प्रयोग से हम रक्त का श्रवण करते हैं। अब जो श्रृंग होता है वो क्या होता है, जलौका जो होता है वो शीत स्वभाव का होता है, ठीक है। तो इस जो जलौका होता है वो जनरली पित्तज जो व्याधि जो होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अलाबु जो होता है वो रुक्ष होता है, जो रुक्ष होता है तो इसको हम कफजगत जो व्याधियाँ होती हैं उसमें प्रयोग करते हैं। और जो श्रृंगी होती है वो स्निग्ध होती है, तो स्निग्ध है तो हम वातज वाले में प्रयोग करते हैं। या शॉर्ट में बोला जा सकता है कि ये जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं जो अशस्त्रकृत, जिसमें हम किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करते, एज ए टेक्निकली बस ऐसे ही यूज किया जाता है, ठीक है, जो मेथड होते हैं, तो उसमें आता है श्रृंग, जलौका और अलाबू। और ये जो अशस्त्रकृत हैं इनका इंडिविजुअल ब्लड में कि कौन से टाइप का ब्लड इम्प्योरिटीज है, यदि वातज है तो किसका प्रयोग करोगे, पित्तज है तो किसका प्रयोग करोगे, कफज है तो किसका प्रयोग करोगे, ये इम्पोर्टेंस इसका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अपन को जो मेन टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं वो जलौका को लेके चल रहे हैं, तो इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है, क्या मेथड्स होते हैं, क्या हमें इंडिकेशंस ध्यान रखने होते हैं, तो इसके संदर्भ में रहेगा। बाकी अदर जो प्रच्छान्य क्या है, शिरावेदन क्या है, इन पे भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब अभी के लिए इतना ही, ठीक। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो अपनी सर्विस जलौका है और निर्विष जलौका, टोटल अपनी जो जलौकाएँ होती हैं 12 प्रकार की जलौका सुश्रुत ने वर्णन किया है, ठीक है। जो 12 प्रकार की जलौका हैं उसमें से क्या होता है कि जो 6 हैं वो सैविस जलौका हैं, और 6 जो होती हैं वो हो जाती हैं आपकी निर्विष जलौका। यानी कि जो निर्विष जलौका होता है इनका हम प्रयोग करेंगे अपन जलौका अवचारण के अंतर्गत, ठीक। लेकिन जो सैविस जलौका होते हैं उसका प्रयोग अपन क्या करेंगे, उसको प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि उसको प्रयोग में लाओगे तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि छवथु, ठीक है, छवतु, ठीक है, कंडू, मूर्छा, ज्वर, दाह, ठीक है, सदन, ऐसा सब जो लिंग उत्पन्न होने लगते हैं यदि हम इन जलौकाओं को उपयोग करते हैं तो। अब रही बात सैविस जलौका और निर्विष जलौका को हम याद कैसे करें, तो 6 नाम हैं, ठीक है। सैविस जलौका की अंतर्गत हम चर्चा करें तो 6 जलौका आते हैं: कृष्ण, करबूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका, गोचंदना, शेती। यानी कि 6 नाम हैं। 6 को हम याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है कि स्टोरी थोड़ा सा समझिए कि भगवान कृष्ण हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टोरी है कि भगवान कृष्ण को क्या चीज़ प्रिय है, तो गौ, चूँकि वो ग्वाला थे, ठीक है, यदुवंशी थे, तो उनको गौ ज़्यादा प्यारी थी। तो वो गौ के लिए एक बार इंद्र से भी युद्ध कर गए, ठीक है। और वो जो युद्ध था वो कृष्ण समुद्र में लड़े थे। तो ये हमारी स्टोरी रही। अब इसके बिहार पे हम ट्रिक को क्रिएट करते हैं। तो देखो, कृष्ण कब, ठीक है, कृष्ण कब अलग से इंद्र से समुद्र में गोचंदन के लिए युद्ध करेंगे, ठीक है, या फिर इंद्र युद्ध समुद्र में गोचंदन के लिए किए। तो ये अपना ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। कृष्ण कब, करबूरा में क और ब शब्द आ रहा है तो कब, अलगर्दा में अलग आ रहा है, ठीक है। तो कृष्ण कब अलग से इंद्र युद्ध, ठीक है, इंद्र से युद्ध या इंद्र युद्ध समुद्र में गोचंदन के लिए करेंगे। तो ये अपनी ट्रिक रही। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण कब अलग से इंद्र युद्ध समुद्र में गोचंदन के लिए करेंगे, यानी कि गौ, यानी कि गोचंदन यानी गौ, ठीक है।
तो ये अपनी ट्रिक रही। अब रहती है बात, अपन साथ ही में इसका भी ट्रिक देख लेते हैं कि निर्विष जलौका का ट्रिक क्या होता है। तो निर्विष जलौका का जो ट्रिक है उसमें पहले तो 6 होते हैं निर्विष जलौका। क्या है? कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी और शाराविका। अब रही बात इन 6 को नाम याद रखने के लिए, तो अपन ट्रिक क्रिएट करते हैं कि ऐसा इमेजिन करिए कि जो कपिस नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या है, पुणे गया। ठीक है, पुणे प्लेस का नाम है। ठीक है, वो पुणे घूमने गया तो उसने क्या देखा, एक मूषिका देखी, एक वहाँ पे चूहा देखा जो कैसा था, शंकुमुखी। जनरली की जो चूहे होते हैं उनका मुख शंकु नहीं होता है, जो छुछुंदर होते हैं ना, उनका जो मुंह होता है वो शंकु यानी कि कोनिकल शेप का होता है, यानी शार्प पॉइंटेड रहता है। ठीक है, तो ऐसी अपनी जो ट्रिक बनाने की तरीका है उसमें क्या है कि कपिस, क पीला जो है, क पी और स से अपन सराविका को लेंगे, लास्ट वाली जो सराविका है अपन उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कपिस हो जाएगा क पी, और यहाँ पे जो स है उसको स को रख लेंगे, तो कपिस। ठीक है, पुंडरीक मुखी जो है, पुंडरीक मुखी यानी कि पूड़े। ठीक है, पूड़े गए तो क्या देखे, एक चूहा देखे जिसको मूषिका बोलेंगे, और उसका मुख कैसा था, तो शंकुमुखी था। तो अपना जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि कपिस पूड़े में शंकुमुखी मूषिका देखे। तो ट्रिक जो है आप अपने नोट्स में नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो कपिस पूड़े में शंकुमुखी मूषिका देखे, तो कपिस जो शब्द है उसमें कपिला, पिंगला और शराविका इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर पुंडरीक मुखी से पुणे, और वहाँ पे शंकुमुखी मूषिका देखा, तो ये चीज करके अपने स्टेटमेंट क्रिएट कर लेंगे। तो उम्मीद है इससे आपको ट्रिक बन जाएगा, और इसके बाद अपन इंडिविजुअल का चर्चा करते हैं। ठीक, तो पहले अपन इधर का चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो सैबिस जलौका है इसमें कृष्णा का क्या स्वरूप होता है, यानी कि जो कृष्ण जलौका होता है, तो देखो कृष्ण जी थे तो उनको क्या पसंद थी, उनको गोपियाँ बहुत पसंद थी। तो वो गोपियों को कैसे लुभाते थे, तो वो अंजन करके जाते थे। ठीक है, तो अंजन चूर्ण वरड़ा पृथु शिरा। ठीक है, जो कृष्ण जी थे उनके जो सिर थे थोड़ा चपटा टाइप के थे, और वो क्या करते थे, अंजन लगाते थे, तब जाके गोपियाँ रिझती थी उनसे। तो अपन को कृष्णा का लक्षण याद करना है कि कृष्ण जलौका होता है उसका लक्षण क्या होता है, तो अंजन चूर्ण और पृथु शिरा का होता है। अब क्लू के तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि कृष्ण जी अंजन लगा के गोपियों को रिझाते थे। ठीक है, जिनका पृथु सिर हुआ करता था, तो आपको कृष्णा याद हो जाएगा। अब अपन करबूरा याद करते हैं। ठीक है, करबूरा का लक्षण क्या होता है, तो करबूरा जो होता है वो वर्मी मत्स्य, ठीक है, और छिन्न उन्नत कुक्षी होता है। यानी कि जो करबूरा है, करबूरा एक शब्द थोड़ा से वैसी टाइप की टर्बिडिटी या गदलापन जैसा स्वभाव महसूस होता है। ठीक है, तो करबूरा यानी कि कृमि, करबूरा यानी कृमि जैसा लक्षण मिलेगा। ठीक है, तो कृमि यानी कि वर्मी मत्स्य। ठीक है, इसका जो लक्षण होगा वो वर्मी मत्स्य और करबूरा, इस लक्षण मिलता है, तो वो हो गई आपकी करबूरा का लक्षण। फिर अपन अलगर्दा के कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, तो अलगर्दा, अलगर्दा जो शब्द है उसमें ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा डस्टिंग वाला। तो जहाँ पे गर्दा होखेगा वहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे फाइन फाइन रोम, हेयर जैसे या रोमस पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी अपन कुछ भी डस्ट वस्ट होता है तो उसको झाड़ते हैं, तो उसमें से छोटे छोटे रुआ या से रेसा जैसा निकलता है ना। तो जब रेसा निकलेगा तो उससे क्या बन जाएगा, रोम बन जाएगा। ठीक है, तो अलगर्दा में रोमस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो अलगर्दा है ना उसकी बॉडी पे थोड़े थोड़े हेयर हेयर से स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अलगर्दा जो होती है वो रोमस होती है, और जहाँ पे भी गंदगी होती है तो धीरे धीरे चीज़ें काली पड़ी जाती है। ठीक है, उसका जो भी मुख होता है वो काला हो ही जाता है। तो जहाँ पे भी गंदगी होखेगी या गर्दा इकट्ठा होखेगा वो चीज़ काली होनी ही है। तो अलगर्दा जो होती है वो काली मुख की होती है, और जब भी गर्दा झड़ेगा तो रोम हेयर ये सब चीज़ें इकट्ठा हो जाती है तो रोमस हो जाता है। उम्मीद है आपको अलगर्दा भी समझ में आ गया होगा। अब अपन चर्चा करते हैं इंद्रयुधा के ऊपर। तो इंद्रयुधा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जो इंद्रवर्ण है। ठीक है, यानी इंद्र में बहुत सारे कलर्स होते हैं, विचित्र कलर आते हैं। तो वही चीज़ है कि इंद्रयुधा ऊर्ध्व राजी विश्चित चित्रा। ठीक है, तो बहुत सारी रेखाएं होती हैं जो कि विचित्र कलर की होती हैं, तो जल्दी रेनबो में यही कलर होता है, तो इससे अपन इंद्रयुधा को याद कर लेंगे। फिर अपन चर्चा करते हैं समुद्रिका के बारे में। ठीक है, तो समुद्रिका का क्या लक्षण होता है, तो अपन ऐसा इमेजिन करें कि जो भी समुद्र के अंदर कोरल रीफ मिलते हैं ना, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि जो कोरल रीफ होते हैं उनके लक्षण होते हैं कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, वो विचित्र आकृति चित्र आकृति के टाइप के बन जाते हैं, यानी कि विचित्र पुष्प आकृति चित्रा।
ये समुद्रिका का लक्षण होगा। ठीक है, जो समुद्रिका जो जीव होते हैं या फिर कोरल रीफ जो होती हैं समुद्र में, तो वो बहुत आकृति के होते हैं, बहुत से कलर के होते हैं, तो इसको अपन समुद्रिका बोलेंगे। ठीक, तो ये लक्षण अपन याद कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक लक्षण है ईषद शीत पीतिका। ठीक है, और विचित्र पुष्प आकृति चित्रा, ये समुद्रिका का लक्षण। समुद्रिका को ऐसे इमेजिन करके रखिए दिमाग में कि समुद्र के अंदर विचित्र प्रकार के कोरल रीफ मिलते हैं। ठीक है, विचित्र पुष्पाकृति जैसे संरचनाएं होती हैं और वो सब पीत कलर के हैं। ठीक है, फिर अपन चर्चा करते हैं गोचंदना के ऊपर। ठीक है, तो गोचंदन का मतलब क्या है, इसका बताया गया है कि गो वृषण अधोभागे द्विभूत आकृति अड़ुमुखी। ठीक है, ये जो होती है अड़ुमुखी, उसका मुख तो बहुत छोटा होता है गोचंदन का। ठीक है, और उसकी आकृति कैसे होती है, तो गो वृषण, देखो गोचंदन और गो वृषण, ये वाला कोटेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गो वृषण है जो कि अदा से ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, और वो कैसी होती है, तो अड़ुमुखी होती है। देखो मुख मुख शब्द बहुत बार आ रहा है, जैसे अलगर्दा हो गया तो इसमें बताया गया कृष्णमुखी, यहाँ पे बताया गया अड़ुमुखी। और जब हम अब जब निर्विष जलोगा की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी आपको शंकुमुखी के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, तो मुख शब्द आता है, बार बार प्रोनाउंस होता है, तो पीजी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अपन चर्चा करते हैं, हमें पहले से पता है कि ये जो छह चीज़ें हैं, ये जो छह टाइप के जो जलौका हैं वो क्या हैं, वो सबिस जलौका हैं। तो जब सबिस जलौका का यदि हम गलती से प्रयोग कर दें, ठीक है, प्रमादवश यदि प्रयोग कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ लक्षण तो मिलेगा। तो क्या लक्षण मिलेगा, ये मैं आपको शुरू में बताया था कि सवथूर, मात्र, कंडू, मूर्छा, ज्वर, दाह, ये सब लक्षण मिलने चालू हो जाते हैं। अब यदि गलती से हमने प्रयोग किया और ये सब लक्षण मिलने लगे, तो हमें फर्दर ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब ट्रीटमेंट करना होता है तो उसमें महागद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो महागद अपन अगध तंत्र के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, तो महागद जो होता है उसका पान, लेपन और नश्य, ये तीन तरीके से प्रयोग करते हैं महागद का। ठीक है, तो ये बात। और रही रही बात कि ये जो छह प्रकार के हैं आपके सबिस जलौका, इन सबिस जलौका में से सबसे खतरनाक या फिर जिसकी जिसके द्वारा यदि दंष्ट हो जाए तो असाध्य कौन सा चीज़ें होती है, तो उसमें आता है इंद्रयुधा। ठीक है, जो इंद्रयुधा है याद करना सबसे आसान था, क्योंकि इंद्रयुधा में कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि इंद्रधनुष के समान बनेगी तो आप पकड़ लोगे। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक लक्षण हो जाता है कि वो इंद्रयुधा यदि दष्ट करती है तो वो असाध्य होता है। चलिए, तो हमने सबिस के बारे में चर्चा कर लिया, सबिस जलौका के बारे में। और यहाँ पे उनका डायग्राम है, देखो कृष्ण, कृष्णा कैसी दिख रही है, एकदम कृष्ण वालों की दिख रही है। ठीक है, अंजन की तरह काली दिख रही है। ठीक है, करबूरा हो गया, ठीक है, वर्मी की तरह दिख रहे हैं, कृमि की तरह। ठीक है, अलगर्दा, ठीक है, गर्दा यानी हेयर्स हैं इसमें। इंद्रयुधा हो गया, चित्र विचित्र टाइप का हो गया। समुद्र का इधर देखो कोरल रीफ की तरह दिखाई दे रही है। ठीक है, और गोचंदना देखो, इसके जो मुख है काफ़ी छोटा है। इसके बाद अपन अगला चर्चा करते हैं निर्विष जलौका का। तो इसका मैंने ट्रिक आपको बता दिया था। अब मैं चर्चा करता हूँ कि इंडिविजुअल को कैसे याद रखें। ठीक है, तो जैसे कपिला, तो कपिला जो होती है, देखो यहाँ पे अपनी जब चर्चा करेंगे ना, तो यहाँ पे एक मनहशीला शब्द आएगा। ठीक है, एक कोटेशन में तो मनहशीला डायरेक्ट दे रखा है कि मनहशीला रंजिता। ठीक है, यानी कि इसके जैसे दिखेगी और इसका पार्श्व पृष्ठ स्निग्ध दिखेगा। ठीक है, इसका पार्श्व और पृष्ठ जो होती हैं एकदम स्निग्ध दिखेगा। ठीक, और ये मुग्ध वर्णा होती है। ठीक है, मुग्ध वर्ण, पार्श्व और पृष्ठ इसका स्निग्ध और मनहशीला जैसी दिखेगी, तो ये इसको कपिला बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है पिंगला। तो पिंगला यानी कि पिंगला अशुगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और वृत्त काया इसकी जो होती है, और किंचित रक्ता, ये हल्की सी लाल कलर की होती है। ठीक है, किंचित रक्ता होती है। और वृत्त काया होता है, इसका काया कैसा होता है, वृत्त होता है, और पिंगला अशुगा की तरह होती है। तो इसको पिंगला, इसमें जो कोटेशन देखो पिंगला अशुगा और पिंगला, ये शब्द आ ही जा रहा है। ठीक है, एक याद क्या करना अपने को, वृत्त काया स्पेशली याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं शंखमुखी के ऊपर। तो शंखमुखी में क्या है, यकृत वर्णा। ठीक है, यानी कि जैसा यकृत का वर्ण होता है वैसा। और शीघ्र पायनी, यानी कि बहुत तेजी से ब्लड को सक करती है, ये स्वभाव होता है। और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। ठीक है, अपन पिछले भी चर्चा किए थे, मुखी शब्द बहुत दो बार आया था। ठीक है, जैसे देखें तो यहाँ पे अपन मुखी शब्द देखें, यहाँ पे आया था कि कृष्णमुखी अलगर्दा के अंतर्गत, और अड़ुमुखी गोचंदन, गोचंदन के अंदर। और ऐसे ही यहाँ पे कहाँ पे आया है मुखी, तो शंखमुखी जो है वो दीर्घ तीक्ष्ण मुखी है। ठीक है, और इसके बाद देखें तो ये शीघ्र पायनी इसके लक्षण, यानी कि बहुत तेजी से ब्लड पीती है। और यकृत प्रकाश, ठीक है, यकृत की तरह दिखती है। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मनहशीला शब्द है ना, एक प्रकार से रसायन वाले तत्व एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन य से यकृत वाला, और स से शीघ्र पायनी, और द से दीर्घ और तीक्ष्ण मुखी। तो इन एक एक वर्ड उठा लो, य स द, यसद। ठीक है, मनहशीला तो ऊपर है और नीचे वाला में यसद आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं मूषिका के ऊपर, ठीक है। तो मूषिका, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, मूषक आकृति ये लक्षण है, तो ये तो ऐसे ही कोरिलेट कर रहा है टर्म से। फिर अनिष्ट गंधा, आपको पता है घर में कभी भी चूहे हुए मर जाते हैं तो बहुत दुर्गंध देते हैं, ठीक है। तो अनिष्ट गंधा किस जलौका का लक्षण है, तो बता सकते हो मूषिका का लक्षण है। फिर आता है पुंडरिक मुखी। पुंडरिक मतलब तो समझते ही हैं आप, ठीक है। कमल, कमल जो होता है एक प्रकार से मुग्ध वर्णा, ठीक है। जैसे मूंग की होती है ना, ऊपर की कबर मान लो तो पीला टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो वो हो गए मुग्ध वर्णा और पुंडरिक मुखी एक जैसा। फिर पुंडरिक तुल्य वक्त्रा, तो पुंडरिक और पुंडरिक शब्द तो एक देंगे तो आप तो वैसे ही कोरिलेट कर जाओगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, मुग्ध वर्णा, और मुग्ध वर्णा इधर भी था पिंगला में भी, तो दोनों में मुग्ध वर्णा है, ठीक है। तो यानी कि मुग्ध वर्णा शब्द तो सिंगल मुग्ध वर्णा नहीं देगा, वो साथ में कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। यदि मुग्ध वर्णा पुंडरिक तुल्य वक्त्रा देगा तो पुंडरिक, और जल्दी पुंडरिक तुल्य वक्त्रा वो लिखेगा नहीं, ठीक है। तो यदि लिखेगा नहीं तो फिर उसको पिंगला के लिए यदि देता है तो बाद की चीज़ें लिखनी पड़ेगी उसको, ठीक है। मन अशिला के साथ मुग्ध वर्णा है तो तब जाके आप कपिला को आंसर करोगे, ठीक। और सिंगल ऐसे आएगा तो वो दो ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक। तो उसकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है क्वेश्चन बनने की। फिर अपन आते हैं सावारिका के ऊपर, ठीक है। सावारिका में क्या होता है कि ये भी कमल की तरह ही होती है, ठीक है। पद्म मतलब कमल होता है, पद्म पत्र वर्णा, यानी कि जो कमल की जो पत्र होते हैं उसके कलर की होती है, स्निग्ध होती है, और एक यही एक सिंगल एक वो चीज़ है जिसके अंतर्गत प्रमाण दिया गया है। सुश्रुत ने एक ही सिंगल जलावका है जिसका प्रमाण बताया गया है कि 8-10 अंगुल प्रमाण है, और जनरली ये पशुओं में प्रयोग किया जाता है, तो ये इसकी स्पेसिफिक ही रही, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये पिंगला हुआ, ठीक है, ये कपिला हुआ, ये पिंगला हुआ, ये देखो शंखमुखी, ये इसको मूषिका, और ये पुंडरिक मुखी, और लास्ट को वाली सराविका होगी जो कि पशु प्रयोग लिखा गया है। तो ये रही अपनी सविस और निर्विष जलौका के बारे में। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो जो नॉन पॉइजनस जो लीचेस हैं वो कहाँ पे जनरली मिलते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि जो नॉन पॉइजनस जलौका होते हैं तो इसकी जो 4 क्षेत्र बताया गया है, ठीक है। सुश्रुत ने आपको बताया है यवन, पांडे, शह और पौतन, ठीक है। तो ऐसे करके 4 क्षेत्र बताए हैं जहाँ पे मिलते हैं निर्विष जलौका। तो इसको मॉडर्न से यदि कोरिलेट करें, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का मतलब कि पहले जो रीजन थे अब वो रीजन अब के समय में क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जो अपना यवन है, यवन देश को मतलब कि टर्की हो गया, ठीक है। और जो पांडे देश है, पांडे देश का मतलब मद्रास वाले प्रांत हो गए, जैसे आपको यहाँ पे आप इमेज में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो रीजन हो गया वो पांड्या वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो इसमें मद्रास वद्रास आ जाते हैं, ठीक। और यदि अपन आगे बात करते हैं तो जैसे ये देखो, ये संख्य वाला जो रीजन हो गया तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। एक नर्मदा वाली जो रीजन की जो घाट होती है उसके लिए अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और जो पौतन वाला जो रीजन है, ठीक है, पौतन, तो इसको अपन कोरिलेट कर सकते हैं मथुरा वाला जो रीजन होता है ना उस वाले रीजन से, या फिर बिहार झारखंड वाला जो रीजन है यूपी वाला, तो उस वाले रीजन से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। तो उस वाले जो रीजन में पाए जाते हैं जलौका उसको अपन नॉन पॉइजनस लीचेज का, यानी कि जो क्षेत्र है किस क्षेत्र विशेष में नॉन पॉइजनस लीचेज पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको सुश्रुत ने बता रखा है। अब रही बात 4 रीजन का बताया है, यवन, पांड्या, शह और पौथन आदि, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो अपन याद ऐसे कर सकते हैं कि जैसे देखो जो पौथन जो शब्द लिखा है, ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है इसको अपन पौतन, ठीक है, यहाँ त है वैसे यहाँ पे हिंदी में थ लिख दिया है, ठीक। तो पौतन यानी कि पौता, जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है तो नाती पोता शब्द सुने हो, नाती पोता यानी कि ग्रैंड डॉटर जो होते हैं, ठीक है। तो उसके संदर्भ में तो ऐसा समझो कि एक पांडे जी हैं, ठीक है। पांडे जी का जो पोता है, ठीक है, वो अपने जो यौवन अवस्था में पहुंच चुका है, ठीक है। तो पांडे सिंह या पांडे सह, ठीक है, पांडे सह या फिर पांडे सिंह बोल लो, ठीक है। पांडे सह कि जो पोता हैं वो यवन अवस्था में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन को इसको याद कर सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट इसमें जलौका अवचारण विधि क्या होती है। तो सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको पहले देखा कि हाँ इसमें जलौका उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, उसके इंडिकेशंस को नोट किया। तो अब फिर पेशेंट को क्या करो, बिठा लो या फिर उसको लेटा दो, ठीक है, शयन करा दो। इसके बाद आपने डायग्नोस किया कि उसको कहाँ पे करना है। तो यदि वो रीजन में वहाँ पे कोई व्रण नहीं है या फिर कोई इंजरी नहीं है, कोई घाव घाव नहीं है, तो उस स्थान पर यदि लगाना तो उससे पहले अपन मिट्टी और गोबर का चूर्ण से घिस लेंगे, ठीक है, उसको रुक्ष कर लेंगे। अपन ने रुक्ष कर लिया, अब वहाँ पे जलौका को पकड़ा देंगे, ठीक है। तो जलौका को पकड़ाने से पहले अपन को क्या करना है, वो जो जलौका है उसे को ग्लानि से मुक्त करना है, ठीक है। तो उसको सरसों और हल्दी के कल्क से लिप्त करके
जो जल पात्र होता है उसमें छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो विगत ग्लानि होने देंगे उसको, ठीक है। तो उसकी जो चंचलता है उसको आने देंगे। फिर यदि वो चंचल हो गया तो उसको क्या करेंगे कि जो रोगी है उसके दूषित स्थान पर रक्त चूसने के लिए लगा देंगे। अब वो रक्त चूसेगा, तो जब वो रक्त चूस रहा होगा तो उस समय क्या किया जाएगा कि उसको चिकने पतले गीले सफ़ेद पीचू या फिर कपड़े से उसको ढक देंगे, लेकिन उसके मुख को नहीं ढकेंगे, ठीक है। केवल उसके बॉडी पार्ट्स को हम ढकेंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, उसके ऊपर छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा से बूंद बूंद जल का सिंचन करते हैं ताकि उसको ये महसूस हो कि हाँ मैं जल में ही हूँ, ठीक है। यदि जलौका रक्त को नहीं पीती है या फिर नहीं चिपकती है वहाँ पे, तो उस स्थान पे अपन क्या करते हैं, दूध और खून की कुछ बूंदों का छींटा लगाते हैं, ठीक है। जिससे, या फिर यदि ऐसा नहीं हो सकता तो अपन क्या करेंगे कि उसको अपन कहाँ गया, हाँ, उसको अपन शस्त्र से प्रछाने लगा देंगे, ठीक है। तो शस्त्र के द्वारा थोड़ा सा चीरा लगा देंगे, तो उससे अपन वो इजिली ब्लड के गंध के वजह से या फिर ब्लड के जो लौलुकता है उसकी वजह से वो आकर्षित हो जाएगी, तो उसको पकड़ लेगी। तो ये जो अपन जो बोलते हैं सुश्रुत में जैसे बताया गया था, तो उस प्रोसीजर को मैंने बताया, ठीक है। अपन लास्ट में चर्चा करेंगे कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या फिर प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे जब अपन जलौका यदि पकड़ के और ब्लड को अच्छे से सक कर रहा है, तो उस समय हमको कैसे पता चलेगा कि ये जलौका ग्रहण कर रहा है। तो उसके लिए सुश्रुत ने क्या बताया है कि जब वो नी विषेत करेगा तो उसमें अश्व खुर वदन अनन, ठीक है, उसका जो मुख का जो अनन है, ठीक है, वो अश्व खुर वध की तरह होकर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो घोड़े की जो नाल होती है ना, नीचे की जो पैर होती है वैसी टाइप की, ठीक है, उसका अनन का शेप बनेगा। फिर इसके बाद उन्नयन च स्कंद, वो अपने स्कंद को उठा के, जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना, तो इस जड़ से ये उसने ब्लड को चूस रहा है, तो यहाँ पे जो उसका स्कंद पोर्शन है उसको उठा के रखेगा, ठीक है। तो ये लक्षण होता है कि जब वो ब्लड को ग्रहण कर रहा है, तो एक तो होगा अश्वखुर वदनन और दूसरा होगा उन्नयनश्च स्कंद, ठीक है। वो अपने स्कंद को उठा के और अश्वखुर वदनन की तरह स्वभाव दर्शाएगा, ठीक है। पहली बात तो इससे हम जानियात कि वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। यदि वो जब ग्रहण कर रहा है, यदि हमें पता चल गया कि ऐसा लक्षण दिखा रहा है, तो उसको हम आर्द्र वस्त्र से आच्छन्न कर देते हैं। तो ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि रक्त अवसेचन पश्चात कर्म क्या करना है। यदि आप हमें देख लिया कि हमारा जो जलौका लगाए हैं जिस स्थान पे जिस साइड पे, अब वो अच्छे से ब्लीडिंग को सक कर रहा है, ठीक है, ब्लड को सक कर रहा है। अब वो ब्लड सक करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो अब वो सक करना छोड़ देगा, ठीक है, एकदम सक करके इसके बाद वो क्या होगा, पतिता, यानी कि गिर जाएगा, पीते पीते इतना वजन हो जाएगा कि बेचारा उसको छोड़ देगा। तो अब हमें क्या करना है कि तंडुल जो है, ठीक है, यानी जो चावल के छोटे छोटे खंड है, उससे उसके ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर उसको रगड़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद लवण और तेल से उसके अभ्यंतर मुख के अंदर लवण और तेल लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन उसको, ये जो जलौका है, तो इसके जो पीछे वाला एंड है, ठीक है, टेल वाला जो एंड है, उसको पकड़ना है वाम हस्त और अंगुष्ठ और अंगुली से, ठीक है। और उसको अनुलोम दिशा से सनैर सनैर, ठीक है, अनुलोम दिशा से, यानी कि अनुलोम दिशा से उसको धीरे धीरे दक्षिण हाथ के अंगुष्ठ और अंगुलियों से दबाते हुए उसको जो भी ब्लड है शक किया उसको हमें वॉमिट करा देना है, ठीक है। तो अनुलोम, यहाँ पे जो अनुलोम शब्द है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। फिर अपन चर्चा करते हैं, मान लेते हैं कि हमने माना कि उसने सम्यक वमन कर लिया, ठीक। यदि वो सम्यक वमन कर लिया तो फिर उसमें क्या चीज़ें दिखेंगी, तो वो अच्छे से सम्यक वमन के बाद वो अच्छे से चंचल स्वभाव प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यदि वो चंचल स्वभाव अभी भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, न चेष्टते स दुर्वांता, ठीक है। ये दुर्वांता एक लक्षण होता है यदि उसमें चेष्टता नहीं आती, यानी कि उसने ब्लड तो पिया, हमने वमन भी करवाया उसको, लेकिन फिर भी उसमें सम्यक वमन नहीं हुआ है, तो न चेष्टते स दुर्वांता के लक्षण मिलेंगे, ठीक है। यदि दुर्वांता एक स्थिति है जिसमें उसमें चंचलता नहीं रह जाती, ठीक है, उसको पानी में छोड़ोगे तो चलेगी हिलेगी डुलेगी नहीं, यदि ऐसा लक्षण है तो हमें उसको पुनः सम्यक वमन करवाना चाहिए। फिर दोबारा से यही सारी प्रक्रिया, उसको वाम हस्त से अंगुष्ठ से पूंछ की तरफ दबा के, ठीक है, फिर सनैर सनैर अनुलोम गति से ब्लड को बाहर निकालो। लेकिन यदि मान लेते हैं कि हमारे हिसाब से उसने ब्लड को वोमिट तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो दुर्वांता ही अवस्था में है। यदि ये दुर्वांता जो अवस्था है वो लंबे समय तक बनी रहे तो दुर्वांतर व्याधिर असाध्यम इंद्रमदो नाम भवंती। तो यदि ये दुर्वांता की जो स्टेज है वो लंबे समय तक बनी रहती है तो उससे जो जलौका होता है उससे इंद्रमद हो जाता है, और वाग्भट ने इस शब्द को रक्तमद बोला था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है,
कि इंद्र मद क्या है और रक्त मद क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। वो पैदा कब होती है, तो जब न चेष्टते सा दुर्वांता का जब लक्षण आता है तब जाके वो ये वाली इंद्र मद या फिर रक्त मद की लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि रक्त के योग और अयोग के पश्चात, मान लीजिए हमने जलौका लगाया, जलौका ने अच्छे से उस स्थान का ब्लीड को या फिर जो दूषित रक्त है उसको अच्छे से सक कर लिया, या फिर अच्छे से सक नहीं किया तो अयोग वाली अवस्था होगी। तो उसमें हमें क्या करना है, तो जब भी ऐसी स्थिति रहेगी कि एक प्रकार से योग या अयोग वाले में, यानी कि ब्लड को सक करने के बाद हमें सत धौत धृत से अभ्यंग करना है, यानी जो साइट है वहाँ पे हमें सत धौत धृत लगा देनी है, ठीक है। तत् पीछू धारणा, ठीक है, वहाँ पे पीछू भी धारण कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि जलौका जो वर्ण वाला स्थान है, ठीक है, वहाँ पे हमने जलौका लगाया या फिर जलौका के उपरांत वर्ण बन गया वहाँ पे, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, मधुनाम अवघट्टते, पहली बात कि मधु का प्रयोग, ठीक है, मधुना अवघट्टते। फिर इसके बाद क्या है, शीतार विधि, यानी कि हमें शीतल चीज़ों से उसके बर्फ़ के ऊपर सेकाई कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। फिर परिसेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बंधन कर सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं, बंधन कर सकते हैं, या फिर कषाय मधुर स्निग्ध शीत चीज़ों से प्रदेह कर सकते हैं। तो ये अपनी क्या है कि एक प्रकार से हम जब जलौका लगाए, जलौका अच्छे से ब्लड को सक कर लिया या फिर जो व्रण है वहाँ पर अच्छे से अपना काम कर लिया, तो इसके बाद हम उस पर शतदौद्रित का अभ्यंग और पीछू कर सकते हैं, ठीक है। यदि वरण वाला कंडीशन था तो उसमें मधु का शीत चीज़ों का परिसेक कर सकते हैं, कषाय मधुर शीत इसका प्रदेह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन करेंगे। फिर इसके बाद आता है जलौका पालन के संदर्भ में कुछ बातें। तो जलौका के लिए क्या होता है कि पहली बात हमें एक घड़ा लेना होता है, ठीक है। अब पहले जो घड़े मटके के हुआ करते थे, अब ट्रांसपेरेंट कांच का भी घड़ा ले सकते हैं, ठीक। अब उसमें क्या है कि अपन को तालाब का ही जो पानी है उसको भरना है, ठीक है। सर का जो उदक है उसी को, यानी तालाब का जो पानी है उसको रखते हैं, उसमें थोड़ा सा पंख यानी कि थोड़ा कीचड़ भी डाला रहता है, ताकि उसके लिए इन्वायरमेंट वैसा ही हो, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि बाहरी इन्वायरमेंट है। फिर उसको जलौका को उसमें डालेंगे, तो जलौका को डालोगे तो उसको दाना पानी भी तो चाहिए, ठीक है। तो जो दाना पानी के लिए उसको क्या डालेंगे हम, तो उसमें डालते हैं शैवाल, वल्लूर, वल्लूर यानी कि एक प्रकार से मांस होता है, ठीक है, सूखी हुई मांस, ठीक है। औदकाष्ठ और कंद चूर्ण, ठीक है, कंद का चूर्ण, वल्लूर और शैवाल, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे और उसको जलौका को भी डाल देंगे इसमें। लेकिन जलौका दिन भर पानी में तैरेगा तो थकेगा भी, तो जब थकेगा तो उसको सैया के लिए सोने के लिए यही जो अपना जो पॉट है उसके अंदर तृण, ठीक है, और पत्र, तृण यानी कि थोड़ा घास फूस और पत्ते डाल देंगे, ताकि वो इसके ऊपर जैसे जैसे आराम कर रहा है यहाँ पे जलौका, तो वैसे आराम कर सके, ठीक, ऐसे मतलब घास फूस डाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद रही बात कि ये जो पॉट है, इस पॉट के अंदर हमने पानी डाला है, तो पानी कुछ समय के बाद तो दूषित होगा, तो उस पानी को कितने दिन में चेंज करना है, तो जो पानी है उसको हमें 3-3 दिन पे चेंज करना है, ठीक है। त्रहस्य त्रहस्य जलम, ठीक है, चूँकि इन चीज़ों को हमें चेंज करना रहेगा पानी को 3 दिन पे। और जो है, जो पूरा का पूरा जो घड़ा है, ठीक है, पहले घड़ा तो मिट्टी का हुआ करता था, तो वो घड़ा भी जो खराब हो जाता थे, तो इसके लिए हम उसको 7 दिन के बाद चेंज कर देते थे। अब ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि जो जलौका होता है उसके जो सलाइवा होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो अपने पानी में डिस्चार्ज करता है, तो उसकी वजह से जो पानी होता है वो दुर्गंधित हो जाता है और धीरे धीरे वो खुद जलौका के लिए भी हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हमें 3 दिन पे जल को और 7 दिन पे घड़ा को चेंज कर देना चाहिए। तो ये जलौका पालन के संदर्भ में निर्देश था। इसके बाद अपन थोड़ा सा क्लिनिकल या पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जब पेशेंट आपके पास आता है ओपीडी में, तो आपने उसको कंसल्ट किया, फिर आपने उसको अपने आईपीडी या फिर अदर रीजन में ले गए जहाँ पे आप जलौका उच्चारण की जो ओटी बना के रखें, आप वहाँ पे लेके गए। तो यहाँ पे लेके जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जलौका लगाने से पूर्व उस स्थान पे हमें स्वेदन करना है, ठीक। अब यही कॉन्सेप्ट शास्त्र में क्या लिखा था कि हमें मिट्टी और गौ चूर्ण से वहाँ पे थोड़ा से वो करना है, घर्षण करना है, ठीक है, रुक्ष करना था। और लेकिन वास्तव में ऐसा चीज़ें अब मिट्टी और गोबर तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे अपन उस प्रोसीजर के लिए क्या कर लेते हैं, स्वेदन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि जो अपन प्रायः क्या होता है, प्रातः काल में ही लगाना ज़्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। यदि रक्त श्रुति की प्रवृत्ति होने से रात्रि या संध्या का समय ठीक नहीं होता, ठीक। यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों में रक्त प्रवृत्ति का भय रहता है, इसलिए वहाँ पे हमें अधिक ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। अब रही बात कहाँ पे अपन प्रयोग नहीं करें, तो सिर, नेत्रपलक, स्तन, शिश्न, वृषण आदि इन मृदु जो स्थान है ना, यहाँ पे जलौका न लगाएं।
जनरली इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो इसको जनरली अपन अवॉइड किया जाता है। अब रही बात सीखने वाली कि हम कितना जलौका एक बार में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास बहुत कम जलौका है तो उसका कब, एक ही जलौका है और हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा रक्त विश्रावण करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो 2 वर्ष तक की आयु में एक एक जोंक का प्रयोग करें, ठीक है। यदि कोई 2 वर्ष का बच्चा है उसके में यदि हम जलौ का प्रयोग करना है तो हम केवल एक ही जलौ का प्रयोग करेंगे, उससे ज़्यादा जलौका का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि कोई युवा है तो युवा के लिए 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, 6 से लेकर 10 तक जलौका एक ही साइड पे एक जगह प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। किंतु किंतु रक्त निकलता रहता है जिससे कि उसे निचोड़ कर पुनः लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये कब, ऐसा कंडीशन कब होगा, जब हम किसी एक जलौका के पास क्या कर देंगे कि उसके पूंछ में सुई की तरह छेद कर देंगे, सुई से उसके पूंछ में छेद कर देंगे, तो अपन को क्या होगा कि रक्त निकलता रहेगा और जो जलौका होता है उसे निचोड़ने की भी जरूरत नहीं, मतलब निचोड़ना मतलब कि एक प्रकार से जो अपन बमन करवा रहे थे जलौका को, ठीक है, बमन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वही जो जलौका है एक ही जलौका से कंटिन्यूअस अपन प्रोसीजर करा लेंगे, ठीक है। क्योंकि जलौका जो ब्लड पिएगा वो ब्लड दोबारा उस ऑटोमेटिक रिलीज कर देगा पीछे साइड से, तो हमें उसको इंद्रमद या फिर रक्त मद की अवस्था उसमें बनेगी नहीं, तो वो कंटिन्यूअस सकिंग करता रह जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी के पास एक ही जलौका है और उसको मतलब वहाँ पे हमें ऐसा ज़रूरत है कि 4-5 जलौकों की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एक ही जलौका है तो उसमें अपन जलौका के जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें छोटा सा छिद्र कर देंगे, ठीक है। तो जो ब्लड लेगा वो ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीखने की बात है कि 2 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उसमें एक ही जलौका प्रयोग किया जाएगा और युवा के लिए 6 से 10 तक एक साइड पर प्रयोग कर सकते हैं। और अब मान लीजिए आपके पास जलौका का अभाव है, ठीक है, तो आप पेशेंट को उस जो जलौका है उसमें सुई से छेद कर दें उसके पीछे वाला पोर्शन पे, तो जो ब्लड पिएगा वो बाहर निकल जाएगा। अब रही बात कि मान लीजिए आपके पास एक ही जलौका है और पेशेंट अभी आया, फिर एक और पेशेंट आ गया, ठीक है। तो अब एक जलौका को कितने दिन के बाद या कितने अंतराल के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, तो जो एक जलौका होता है उसको आज यदि आज प्रयोग कर लिए आप तो 7 दिन के बाद उसको दोबारा प्रयोग में लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है सप्तरात्रा च त पुनर्न पातयेत, ठीक है, यानी कि 7 दिन के बाद ही आप दोबारा से प्रयोग करें, उससे 7 दिन से पहले आप उनको पातन नहीं करवाना है, ठीक। इसके बाद और भी चीज़ हैं, वाघभट्ट ने जलौका साध्य रोगों का वर्णन कर रखा है, ठीक है। हालांकि स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसमें अपन जनरली प्रयोग करते हैं जलौका का। तो यहाँ पे कुछ कुछ व्याधियाँ हैं जैसे गुल्म हो गया, अर्श हो गया, बेदर्दी हो गया, कुष्ठ हो गया, वात रक्त हो गया, ठीक है, गलामय हो गया, फिर नेत्र रुख हो गया, फिर विसर्पजन्य कोई भी चीज़ें तो उसमें जलौका का प्रयोग कर सकते हैं। फिर रही बात दूषित ग्रंथि, त्वचा, अस्थि, शोथ, ठीक है, निमोनिया हो गया, प्लुरेसी हो गया, मायोकार्डिया, पेरिकाइटिस, ठीक है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। कर्ण, मस्तिष्क आवरण, यकृत, संधि और शोथ, विदृद्धि, इन सब चीज़ों में हम जलौका का प्रयोग कर सकते हैं। और रही एक बात आता है कि माइग्रेन में काम आता है क्या, हाँ, माइग्रेन में काम आता है और अर्श में भी काम आता है, ठीक है। तो बताया गया कि कनपट्टी पे यदि जौक को लगाने से सिरह शूल, ठीक है, गुदा के पास लगाने से अर्शों जो कुगंध आता है और वेदना की शांति हो जाती है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कुछ जो डिस्कशन वाली पॉइंट्स होते हैं, हमने अब तक आपको जो पढ़ाया उसमें से आप क्या कुछ का आंसर कर पा रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें का यदि आपको आंसर अभी नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पुस्तक पढ़ने के बाद। तो एक आपको है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज सेम लीच कैन बी रीअप्लाई, तो उम्मीद है इस चीज़ का आप आंसर हमने दिया होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद है व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीच दैट कैन बी अप्लाई एट द सिंगल टाइम, यानी एक ही समय में आप कितने जलौका एक ही जगह एक ही पेशेंट में प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसका भी आपको आंसर मिला होगा, ठीक। फिर इसके बाद आता है, अब 2 चीज़ें हैं जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। व्हाट द क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट अ लीच सक एट अ सिंगल टाइम, यानी कि एक सिंगल समय में कितना ब्लड हम लीच के द्वारा, ठीक है, सक करवा सकते हैं, ठीक। इसका आप आंसर मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डज इट एक्ट अ वेक्टर टू ट्रांसमिट एनी ब्लड बॉर्न डिजीज, यानी कि जैसे अपन पढ़ते हैं ना एनाफिलीज हो गई, तो ये क्या होती है कि एक प्रकार से वेक्टर की काम करती है। तो क्या लीच भी ऐसा है क्या, लीच के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ मिलता है क्या आपको, मैंने छोटा सा यहाँ पे इंडिकेशन दे रखा है, आप इन सब चीज़ों से
को जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो इसके बारे में भी आप बताएं, हम उसको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको जलौका समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।